हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट, संविधान क्यों और कैसे। इसका पहला टॉपिक संविधान क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है संविधान क्या है, संविधान कितने टाइप्स के होते हैं, किस टाइप का क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पॉलिटी का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, संविधान क्या है। यहां पर भी एक ही सवाल है, संविधान क्या है, आखिर है क्या संविधान। संविधान क्या होता है। किसी आदमी का नाम है संविधान, किसी संगठन का नाम है, कोई ग्रुप है जिसका नाम संविधान है, कोई किताब है, किसने लिखी संविधान अगर है तो वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 2-3 क्वेश्चन है। संविधान क्या है, संविधान किसने लिखी है, संविधान क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो उन्हीं 2-4 क्वेश्चनों के इर्द गिर्द घूमने वाला ये पूरा चैप्टर। इर्द गिर्द कहने का मतलब उन्हीं 2-4 क्वेश्चनों के आसपास ही घूमेगा ये पूरा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। संविधान एक दस्तावेज है। मैं अभी बोल रहा था ग्रुप है, आदमी है कि क्या है। ग्रुप आदमी कुछ नहीं है, ये एक दस्तावेज है जो किसी भी शासन व्यवस्था को, शासन व्यवस्था, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं संविधान की बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने देश की संविधान की बात कर रहा हूं, स्पेशली सिर्फ अपने देश की नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहा हूं, फिर चाहे वो अपने देश का हो या किसी भी देश का हो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा दस्तावेज जो किसी भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करता है, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करता है। अच्छा, शासन व्यवस्था क्या हो सकती है। शासन व्यवस्था कोई भी हो सकती है, फिर चाहे वो पंचायती क्यों ना हो। पंचायत भी तो कहीं ना कहीं शासन कर रहा है एक गांव पे। देखो शासन नहीं कर रहा, लेकिन गांव में कोई भी छोटे मोटे मसले होंगे तो वो कौन देखेगा, पंचायत देखेगा। पंचायत अगर नहीं संभाल पा रही है या फिर वो ऐसा मसला है जो पंचायत के अधिकारों के नहीं है अधिकार में, तो फिर जिला न्यायालय संभालेगा। जिला न्यायालय भी नहीं अधिकार में अंदर है उसके, तो फिर उसके ऊपर वाला संभालेगा। जैसे कि अधिकार वो होता है, क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कोई भी ऐसा काम वो किसी के मौलिक अधिकार को हनन किया जाता है, तो वो जिला न्यायालय नहीं संभाल सकता। वो या तो सुप्रीम कोर्ट संभालेगा या फिर राज्य का जो सबसे ऊंचे दर्जे का होता है वो न्यायालय संभालेगा। कोई भी जिला स्तर का न्यायालय नहीं संभाल सकता क्योंकि उसके अधिकार में ही नहीं है वो, ठीक है। पंचायत को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो क्या होता है, किसी भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब अच्छे से चलाने के लिए सहायता करता है। कौन सहायता करता है, हमारा संविधान। संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है। इसमें हर प्रकार के लोगों के विभिन्न अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। हर प्रकार के लोग मतलब क्या, इंसान भी 25 प्रकार के हैं क्या, किसी के नाक पीछे हैं ऐसा किस, मतलब हर प्रकार के लोग मैंने क्यों बोला है। देखो हर प्रकार के लोग बोलने का मतलब है इंसान में भी कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नॉर्मल शिक्षक है, कोई मेरी तरह घर पे पढ़ा रहा है, कोई कमाने के लिए जाता है प्राइवेट नौकरी, कोई सरकारी नौकरी, कोई रेलवे का अधिकारी है, कोई कुछ है। 36 तरह के आदमी हैं, 36 तरह के उनके काम हैं। तो हर किसी के अपने अलग अधिकार हैं, है ना। एक नॉर्मल आदमी के अधिकार नहीं है कि वो किसी सरकारी पेपर पे साइन कर सके, लेकिन जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, ए ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, उनका अधिकार तो है। एक नॉर्मल पुलिस वाले का, कांस्टेबल का अधिकार नहीं होता कि वो किसी भी मीडिया हाउस को या मीडिया किसी भी पत्रकार को अपना इंटरव्यू दे सके, लेकिन किसी आईपीएस को तो होता है, किसी ए ग्रेड को तो होता है। तो ये अधिकार तय हैं, समझ रहे हैं। विभिन्न आदमी के अधिकार और उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अधिकार आएगा तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। अगर हम उसको सिर्फ अधिकार दे दें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गैजेटेड ए के पास अगर साइन करने का अधिकार है ना किसी भी सरकारी कागज पे, चाहे वो आईएएस हो या फिर आईपीएस हो या कोई भी हो, तो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने अगर साइन किया है तो बताइए क्यों किया है। उसके भी सवाल हो सकते हैं।
तो अधिकार है इसका मतलब ये नहीं कि वो इस अधिकार का कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अधिकार जहाँ पे भी जाएगा साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब अधिकार का मिसयूज होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। अभी हाल में हमारे डोनाल्ड ट्रंप हटने वाले हैं, हमारे नहीं कह सकते वैसे तो, लेकिन चलो अभी हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप हटने वाले हैं राष्ट्रपति पद से। उनके पास अधिकार है कि वो किसी को भी क्षमा याचना दे सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है कि किसी भी क्रिमिनल को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसको सीधा क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, उसको माफ़ कर सकते हैं, उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटा सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास अधिकार है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति के पास अधिकार तो है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट हाँ नहीं बोलेगी, हमारे राष्ट्रपति आंख बंद करके नहीं कर सकते ये चीज़। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरा अधिकार है, कोई उनसे पूछेगा नहीं। अकेला एक छत्र, कहते हैं ना, एक छत्र अधिकार है कि वो जिस मर्जी पे पॉइंट लगा दे, जिस मर्जी के नाम पे लिख दे, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, फिर चाहे उसने कैसा भी गुनाह किया हो। तो यहाँ पे सिर्फ अधिकार आया, उत्तरदायित्व नहीं आया, उत्तरदायित्व नहीं आया। लेकिन हमारे पास क्या था? हमारे पास अधिकार तो है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट जिसका नाम देगी कि चलो आप इसको कर दो, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि उसी को कर सकता है राष्ट्रपति। या फिर अगर राष्ट्रपति चाहता है किसी को क्षमा दे दिया जाए सारे कानूनों से, तो फिर पहले पार्लियामेंट की सलाह लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट हाँ करेगी तब दे सकता है। तो हमारे पास तो दोनों है ना, कि आप एकदम से नहीं कर सकते, आपको पार्लियामेंट की सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे नहीं है। इसके चक्कर में हुआ क्या कि एक ऐसा आदमी जिसने डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, रसिया के साथ उसका तालमेल बैठा के, अमेरिका में रसिया के साथ तालमेल बिठा के डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया था, और उस पर साबित हो गया था कि इसने चुनाव में हेरफेर करा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा? उसको क्षमा याचना दे के पूरा साफ कर दिया, मतलब कि उसके ऊपर से सारे दाग हटा दिए, अब वो एक नॉर्मल नागरिक बन गया। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों नहीं थे। अधिकार था, उत्तरदायित्व नहीं था, लेकिन अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों होना चाहिए। तो क्या है? उत्तरदायित्व और अधिकार का उल्लेख करता है कि किस आदमी के, विभिन्न प्रकार के आदमियों के क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या अधिकार हैं। अपने अधिकारों के विपरीत कार्य करने पर उनको उचित दंड भी देता है। अगर कोई अपने अधिकार के विपरीत कार्य करता है, एक पुलिस वाला जो निचले दर्जे का पुलिस वाला है, वो अगर मीडिया से कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया को अपना इंट्रोडक्शन देता है, मीडिया के साथ किसी कार्रवाई की जानकारी देता है, तो उस पर वो उसका अधिकार नहीं है। लेकिन अपने अधिकार के विपरीत काम करेगा तो फिर उस पर दंड भी लग सकता है, फिर चाहे वो दंड कोई सज़ा मिले या पैसे के रूप में मिले, हर तरीके से हो सकता है। जिसका अधिकार नहीं है चालान काटने का, अगर वो पुलिस वाला चालान काटेगा तो उसके ऊपर दंड भी हो सकता है। ठीक है, तो अधिकार दिए हैं तो उसका यूज़ सही से करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कि अधिकार और उत्तरदायित्व तय करता है हमारा संविधान। हमारा संविधान तय करता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के क्या क्या अधिकार होंगे और इस अधिकार के बदले क्या क्या उनके उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, और अगर अपने उत्तरदायित्व का वहन ठीक से नहीं करते तो इसके विपरीत उनको दंड भी दिया जा सकता है। देखते हैं कि संविधान के कितने प्रकार हैं। देखो, संविधान के मैं लिखने को 6 प्रकार लिख सकता था। संविधान के 6 प्रकार कैसे लिख सकता था? मैंने इधर लिखे हैं लिखित, अलिखित। मैंने दोनों को एक लिख दिया क्योंकि लिखित अलिखित कहीं ना कहीं एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये समझ आएगा तो ये आसान हो जाएगा। नम्य, अनम्य। नम्य अनम्य एक जैसा नहीं है, अपोजिट ही है। वैसे ही परिसंघीय और एकात्म एक अपोजिट है। तो मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है ताकि 3 ही बने और समझने में आसानी हो। होने को फिर मैं 6 दे देता और फिर कंफ्यूजन हो जाता। तो देखते हैं लिखित अलिखित संविधान, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाम से जैसा कि पता चल भी रहा होगा कि ऐसे संविधान जो लिखित हों, ऐसे संविधान जो लिखित ना हो, मौखिक हो। जैसे ऐसे संविधान जिसके सभी नियम, प्रावधान, आदर्श, सिद्धांत। देखो, संविधान में सिर्फ कानून नहीं लिखे हैं। कोई किसी को पूछते हैं ना संविधान क्या है, उसमें कानून लिखे हैं जी, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। सिर्फ कानून नहीं लिखे हैं, हमारी ड्यूटीज लिखी है कि एक नॉर्मल आदमी को कैसे जीवन जीना चाहिए,
कि क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके उत्तरदायित्व है, किस उत्तरदायित्व का उसको वहन करना चाहिए, सारी चीज़ें लिखी है। सिर्फ कानून थोड़े लिखा है कि ये करेंगे, मर्डर करेंगे तो इतनी सज़ा मिलेगी और ये करेंगे तो इतनी सज़ा मिलेगी, ये मर्डर नहीं करना, ये सिर्फ इतना ही थोड़ी लिखा है। बहुत ब्रॉड चीज़ें लिखी है, बहुत ज़्यादा लिखा है कुछ। और अगर हम संविधान के हिसाब से चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है, इतना कुछ लिखा है उसमें। ठीक है, तो सिर्फ नियम नहीं लिखे हैं, उसमें हमारे आदर्श भी लिखे हैं कि किन आदर्शों पे हमें अपनी जीवन व्यतीत करना चाहिए। सिद्धांत भी लिखे हैं, नियम भी लिखे हैं, प्रावधान लिखे हैं बहुत सारे। ये सारी चीज़ें जब लिखित रूप में हो तो उसको कहते हैं लिखित संविधान। और संविधान का यह रूप जिसमें अलिखित क्या है, संविधान का वह रूप जिसमें सभी कारक मौलिक रूप में हो, मौखिक रूप में हो। कारक मतलब यही चीज़, यही सारी चीज़ें कारक है। ठीक है, नियम क्या क्या हो सकते हैं, नियम, सिद्धांत, आदर्श, प्रावधान, ये सब हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर मौखिक रूप में होंगी तो उसको कहेंगे मौखिक संविधान। ठीक है, तो लिखित संविधान, मौखिक संविधान देख लिया हमने। नेक्स्ट है नम्य और अनम्य, फ्लेक्सिबल, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल और रिजिड, देखो नम्य मतलब होता है नरम। ठीक है, नम्य को हम नरम से हिंट कर सकते हैं, नरम नहीं होता, नर्म होता वैसे तो, लेकिन चलो। अनम्य जो नरम नहीं है। पढ़ते हैं क्या है इसमें। संविधान का नम्य और अनम्य होना उसमें होने वाले संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाता है। अच्छा, कोई संविधान नम्य है कि अनम्य है, ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब उसमें संशोधन की प्रक्रिया को देखेंगे कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है, जैसे कि हमारा ये कोई भी संशोधन होता है, जैसे इससे पहले अभी किसान बिल का संशोधन हुआ है, किसान बिल का संशोधन हुआ, 3 बिल हटाए, मतलब नए जोड़े गए, उनको थोड़ा एडिट किया गया 3 बिल को, जिसके चक्कर में अभी हो भी रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों का, दिल्ली में, हमारे एरिया में ही हो रहा है। तो ये क्या है, ये संविधान में कुछ संशोधन किया। देखो संविधान में नहीं किया, रूल में किया, लेकिन मैं संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। यहाँ संविधान में संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, संविधान में संशोधन नहीं हुआ है, ये नॉर्मल संशोधन हुआ है, इतना हो जाता है। तो संविधान में संशोधन कुछ और होता है, जब मैं आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा संविधान में संशोधन कैसे होता है। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ संविधान में संशोधन नहीं हो रखा है। तो संविधान में जब भी कोई संशोधन होता है ना, तो संशोधन की प्रक्रिया क्या है, उस हिसाब से पता चलेगा कि हमारा संविधान नम्य है कि अनम्य है। नम्य यानी साधारण प्रक्रिया, अनम्य यानी जटिल प्रक्रिया। देखो नम्य का मतलब है कि संविधान में संशोधन करना आसान है। आसान है मतलब कि 1-2 लोगों की जरूरत है, राष्ट्रपति एक बारी साइन कर दे, प्रधानमंत्री साइन कर दे किसी चीज पे, मतलब जो भी हम संशोधन लाना चाहते हैं उस पे 2 लोग ये साइन कर दे, संशोधन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोकसभा में या राज्यसभा में ये पारित ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये साइन हो जाए, बस तो 2 लोगों का साइन हो जाएगा। ये हो गया नम्य, आसान। संविधान में संशोधन करना इतना आसान हो गया। अनम्य मतलब बड़ा ही जटिल प्रक्रिया, कि सिर्फ इन दोनों से काम नहीं चलेगा, आपको राज्यसभा में पास करना पड़ेगा आधे से ज़्यादा मतों से, लोकसभा में पास करना पड़ेगा आधे से ज़्यादा मतों से। जिस जगह पे अगर वो किसी पर्टिकुलर रीजन का है तो उस रीजन के विधानसभा में पास करना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे, राष्ट्रपति के बाद चीफ जस्टिस के पास जाएगा, फिर वो न्यायालय में पूरा अच्छे से प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद जाके फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, प्रधानमंत्री साइन करेगा, तब जाके होगा संविधान में संशोधन। ये तो बड़ी जटिल प्रक्रिया हो गई। अब देखो इन दोनों में होगा क्या, होगा ये कि अगर संविधान नम्य है, जरूरत से ज़्यादा नम्य है, मतलब संशोधन करना बहुत ही आसान है, तो इसमें होगा क्या, कई ऐसे बिल, कई ऐसे कानून भी संविधान में ऐड कर लिए जाएंगे या फिर संविधान से हटा दिए जाएंगे जो जरूरत नहीं थी। आसान है, 2 साइन लगेगा, एक पीएम कर देगा और एक प्रेसिडेंट कर देगा, हो जाएगा। तो इतने आसान में तो कई बार ऐसा भी हो जाएगा जो संविधान, जिस कानून की जरूरत ही नहीं थी और वो पास हो गया, या फिर जिस कानून की बहुत ज़्यादा जरूरत थी लेकिन संविधान से हटा दिया गया, है ना। इतना आसान होगा तो फिर ये तो हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा जटिल होगा, अनम्य होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ को आना चाहिए था टाइम से, वो टाइम से आया ही नहीं। जिस कानून को जरूरत थी, देश को जरूरत थी कि ऐसा कानून आना चाहिए, लेकिन इतना जटिल प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करना कि हो ही नहीं पाया वो कानून कभी।
पहले उसके पास गया, उसके पास थोड़े दिन अटका, तो फिर दूसरे विधानसभा में गया, वहाँ अटका, लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, वहाँ अटक गया, तो फिर चीफ जस्टिस, इतना अगर प्रक्रिया इतना ज़्यादा जटिल होगा तो कहीं ना कहीं तो अटकेगा ही, पेपर कहीं ना कहीं अटकेगा, बिल अटकेगा। और जब बिल अटकेगा तो वो कानून कैसे पास होगा? तो ज़रूरत से ज़्यादा जटिल होना भी गलत है, ठीक है। या फिर जिस चीज़ को मान लो, ये तो पास होने की बात हो गई, ऐड करना हो गया। मान लो संविधान में कुछ ऐसा है जिसको हटाना है, तो अभी हटाने के लिए इतनी जटिल प्रक्रिया होगी तो हट कैसे पाएगा? वो तो नुकसानदेह हो जाएगा ना, कि जिस टाइम हमें हटाना चाहिए तो उस टाइम हम हटा ही नहीं पाए, क्योंकि इतना जटिल प्रक्रिया था, उसके पास गया साइन होने के लिए, ये हुआ वो हुआ, इतने ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये तो। और अगर किसी एक के पास भी फाइल अटक गया 5-6 महीने के लिए, तो समझो फिर वो 2 साल अटक गया, तो इतनी जटिल प्रक्रिया भी खराब है। तो ये जरूरी है कि संविधान ना तो बहुत ज़्यादा नम्य हो और ना ही बहुत ज़्यादा अनम्य हो, बीच में हो, बहुत आसान भी ना हो संशोधन करना और बहुत ज़्यादा जटिल भी ना हो संशोधन करना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जटिल होगा तो ज़रूरत वाली चीज़ें छूट जाएंगी, वो नहीं आ पाएगी। बहुत आसान होगा तो बिना ज़रूरत की चीज़ें भी आ जाएगी और ज़रूरत वाली चीज़ें हट भी सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आसान है, कुछ भी हो सकता है, 1-2 साइन कर दिया, हो गया, सब आ गया। तो इसलिए बीच में रहना ज़रूरी है, ना ज़्यादा नम्य ना ज़्यादा अनम्य। थर्ड क्या है? थर्ड है परिसंघीय और एकात्म। परिसंघीय और एकात्म, इसमें हिंट कहाँ मिलता है? एकात्म, एकात्म मतलब एक। अभी देखेंगे कि क्यों ये एक को मैंने हिंट माना है, इस एक को क्यों मैंने हिंट माना, अभी देखते हैं। संविधान के प्रकार में परिसंघीय यानी शक्तियों को विभिन्न स्तर के सरकारों में बांट देना, शक्तियों को विभिन्न स्तर के सरकार में बांट देना। क्या मतलब हुआ? देखो, केंद्र सरकार सबसे ऊपर, केंद्र सरकार के नीचे नीचे नहीं कह सकते, लेकिन एक राज्य लेवल पे तो फिर विधानसभा हुई ना, मुख्यमंत्री वगैरह ये सब, उसके भी नीचे म्युनिसिपालिटी एमसीडी हो गया, या फिर अगर गांव में है तो फिर पंचायत वगैरह हो, पंचायत नहीं वैसे जिला अध्यक्ष या जिला में होता है, जिले के नीचे भी फिर पंचायत हो जाएगा। या तो ऐसे कहने का मतलब है यहाँ पे एक, उसके ऊपर, उसके नीचे ऐसे करके ना बटा हुआ है, ठीक है। परिसंघीय का मतलब है कि अधिकार सबको दो, जो जितना नीचे जा रहा है उसको उतना कम अधिकार दो, लेकिन अधिकार दो, अधिकार के साथ दायित्व भी दो, दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, ताकि वो अधिकार का गलत उपयोग ना करे। तो ये होता है परिसंघीय की सरकारों के विभिन्न स्तर को शक्तियों बांट देना। सरकार के जो विभिन्न स्तर है ना, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, ऐसे करके, तो जितने भी स्तर है ना, इन सबको शक्तियां बांट देना। अब कितनी किसको शक्तियां देनी है वो तो स्तर पर डिपेंड करता है, कौन सा किस स्तर का है। अब छोटे लेवल पे जो है क्या कहते हैं मुखिया, उसको तो हम सीधा प्रधानमंत्री वाले या मुख्यमंत्री वाले शक्ति दे नहीं सकते, तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन किस लेवल पे, लेकिन शक्तियां देना, शक्तियां सबको अपने हाथ में देना, ये होता है परिसंघीय, ठीक है। एकात्म का क्या मतलब होता है? एकात्म यानी शक्तियों का संपूर्ण अधिकार, शक्तियों का संपूर्ण नियंत्रण किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। केंद्र सरकार ही कोई भी फैसला लेगी, केंद्र सरकार ही किसी नियम को हटाएगी, कोई भी फैसला लेना होगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, वो केंद्र सरकार ही लेगी, फिर चाहे बिल्कुल निचले दर्जे का ही फैसला क्यों ना हो। निचले दर्जे का फैसला मतलब छोटे मोटे, जिनको मुखिया भी सुलटा सकता था अगर मुखिया के पास वो अधिकार होते तो, ठीक है, उसको कहते हैं निचले दर्जे के थोड़े फैसले ऐसे लेना। तो उस फैसले को भी अगर केंद्र सरकार ही लेगी, किसी के पास अधिकार है ही नहीं उस फैसले को भी लेने का, तो वो होता है एकात्म। एकात्म जिसमें एक ही है फैसले लेने वाले का अधिकार, जिसके पास फैसले लेने का अधिकार है वो सिर्फ एक है। और परिसंघीय मतलब जिसके पास फैसले लेने का अधिकार है वो सरकार के स्तर के हिसाब से बटा हुआ है, जैसा जिसका जैसा स्तर है सरकार में, जिसकी जैसी भूमिका है उसको वैसा ही अधिकार मिला हुआ है। तो ये हमारा संविधान खत्म हो जाता है। संविधान क्या है, संविधान कैसा है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अगर संविधान ना हो किसी देश में तो क्यों ये जरूरी है संविधान, अगर ना हो
तो क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगला ही टॉपिक हमारा है कि संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं, बहुत अच्छे से बने हुए नोट्स चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, NCERT क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।